ये यहाँ पर अरेस्ट हुए हैं, तो फिर तो आपके केस पे इफेक्ट करता है। इधर पाकिस्तान में मैं या इंडिया में मैं या बांग्लादेश में रहता हूँ, मैं टैक्स पेयर भी नहीं और मेरी बैंक स्टेटमेंट भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। एक बात बताऊँ, यूके के लिए लोग समझते हैं टैक्स डॉक्यूमेंट बड़े ज़रूरी हैं यूके विजिट वीज़ा के लिए, इवन वो रिक्वायर नहीं करते। भी कहता हूँ अगर किसी से कोई गलती हो गई है या वो ब्लैक लिस्ट हो गए या उनके कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में चला गया है, भी वो इसको आपको कंसीडर ना करें, और अगर करेंगे भी तो आपसे क्वेश्चन जरूर करेंगे कि आपने पहले ट्रैवल क्यों नहीं किया। वीज़ा जब भी इंसान ने लेना होता है उसका पहला कोई ना कोई तो वीज़ा लगता है। हाँ। आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल भी ठीक है, सोशल भी ठीक है, फैमिली भी ठीक है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे विजिट करके आपकी वाइफ वहाँ जाएगी, उनको CR1 कैटेगरी के तहत उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा जी। एक आपने उस दिन बात की थी कि 60 कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। दोस्तों, जैसे आप लोगों से मैंने वादा किया था अपनी लास्ट वीडियो पे कि साकिब साहब को आप मुश्किल से मुश्किल सवाल दें, और आज हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। और अगेन थैंक यू साकिब साहब का कि उन्होंने हमें टाइम दिया। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट थी, तकरीबन 3, 4, 5 डेज़ के अंदर ही, अगर मैं रफली बताऊं तो 200 प्लस मैसेजेस आए हुए थे, लेकिन उनमें से मैंने कुछ निकाले हैं। साकिब साहब क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आपने दोबारा मुझे मौका दिया कि, और लेकिन मैं डर भी गया हूँ, आपने कहा जी बड़े मुश्किल सवाल के साथ आए। तो बहरहाल ये है कि थैंक यू जी उन लोगों का भी जिन्होंने इनका चैनल जो है ईट स्लीप ट्रैवल को वॉच किया और उन्होंने उसमें क्वेश्चनिंग की। उससे अगर आपको ना भी फ़ायदा हो, मैं ये यकीन रखता हूँ कि मेरे वो दोस्त जो कहीं किसी कंसल्टेंट को रब्ता नहीं कर सकते या उनके पास कोई सोर्स नहीं है, उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा। साकिब साहब ने उस दिन एक बात की थी कि 60 कंट्रीज़ में ट्रैवल, उसका हम आंसर एंड में लेंगे, और आपने वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना है ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। कोई क्वेश्चन जो इसमें मैं नाम नहीं लूँगा लोगों के, लेकिन मैं कंट्रीज़ कोशिश करूँगा बता दूँ मुझे कहाँ कहाँ से मैसेजेस आए हुए हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है वो तकरीबन को 10-12 लोगों का मिलके मैंने उसको कंबाइन करके क्वेश्चंस को अपने हिसाब से सेटल किया है। साकिब साहब, पहला सवाल जो मुझे आया हुआ है ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, दुबई और कतर से कुछ लोगों के मिक्स क्वेश्चन थे। मोस्टली ज़्यादातर इंडियंस के थे। ये कहते हैं कि जी अगर हमारे पासपोर्ट पे एक गिवन नेम हो, जो कि इंडियंस में बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या हम US की जब एप्लीकेशन बना रहे हों उसमें हम गिवन नेम के साथ सेकंड नेम नहीं है तो एप्लीकेशन को कैसे कंप्लीट करें? काफ़ी लोगों की जो नेम है वो सिर्फ गिवन नेम होता है। जैसे आप किसी का नाम ले लें, अहमद है तो बस अहमद है, ना उनके साथ वालिद का नाम लगता है, ना उनका कोई फैमिली नेम लगता है या कास्ट वगैरह कोई नहीं लगती। तो वो क्या करें? उसकी एक तो चॉइस ये होती है कि आप अपना जो गिवन नाम है उसमें आप अहमद लिखते हैं, और जो आपका सर नेम है उसमें भी अहमद लिखते हैं। ठीक है, एक तो ये चॉइस हो गई। ठीक। और या ये है कि आप अपना अहमद लिखने के बाद उसको बाकी को छोड़ दें, वो अंडरस्टैंडेबल है। और अगर उसकी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन जाना है, अगर कुछ मैसेज आपको मौका देती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाने का, आप उधर मेंशन भी कर सकते हैं कि सर एज पर योर डिस्क्रिप्शन आई डोंट हैव माय सरनेम। हाँ, तो वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। अगर किसी का सरनेम नहीं है, नो इशू। किसी का फैमिली नेम नहीं है या कास्ट नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, वो गिवन नेम दे सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये भाई कहते हैं कि अगर मैं US से या किसी भी कंट्री से डिपोर्ट हो जाता हूँ, क्या मैं रीअप्लाई कर सकता हूँ? जी थैंक यू जी, आपने क्वेश्चन किया, बड़ा अहम क्वेश्चन है। बेशुमार लोग जो है रिफ्यूज़ या डिपोर्ट होते हैं और उसमें उनको ये होता है कि शायद वो कहीं जा नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जी। डेपोटेशन की अगर आप मुझे उसकी रीज़न बता देते, ओवरस्टे था तो कोई मसला नहीं है। अगर कोई लोग ओवरस्टे पे है, हाँ, अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, यानी कि आपने वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी की है, यहाँ पर अरेस्ट हुए हैं, तो फिर तो आपके केस पे इफेक्ट करता है। फर्दर जब भी करेंगे वो आपको उसकी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, वहाँ से आपको एक अपनी पुलिस क्लियरेंस वहाँ से मंगवानी पड़ेगी। बट अगर आप ओवरस्टे पे डिपोर्ट हुए हैं तो कोई इश्यू नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आए मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको तरीका बता दूंगा इन डिटेल उसका। साकिब साहब, तीसरा जो सवाल है, ये 2-3 सवाल को मैं अगेन कंप्रेस करके एक बना के आपसे पूछने लगा हूँ। ये अगेन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और दुबई से भी ये लोगों के क्वेश्चन हैं। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि अगर मेरा कोई दोस्त, अहबाब या मेरे रिलेटिव मुझे बाहर से अमेरिका या इंग्लैंड हो गया या कनाडा से मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, और इधर पाकिस्तान में मैं या इंडिया में मैं या बांग्लादेश में रहता हूँ, मैं टैक्स पेयर भी नहीं और मेरी बैंक स्टेटमेंट भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं,
तो क्या मैं एलिजिबल होऊंगा, क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा इसके ऊपर? बिस्मिल्लाह जी, इल्मों का मालिक अल्लाह। इसका क्वेश्चन बड़ा अच्छा जी, मेजॉरिटी का क्वेश्चन है जी। थैंक यू वेरी मच बांग्लादेश, थैंक यू इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन करें, पाकिस्तान। बात यह है कि हर केस की जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आप सैलरी पेड हैं तो उस केस को कैसे प्रिपेयर करना है उसके में, अगर आप ज़ुमरे में नहीं आते टैक्स के तो देर इज़ नो नीड, और अगर आप उसमें टैक्स के ज़ुमरे में आते हैं तो देर इज़ अ नीड, फिर हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात, अब क्यों होती है लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप एक पेपर देते हैं किसी भी अपने ऑफिस से लेते हैं, आपके एक सैलरी सर्टिफिकेट बनता है कि आप जनाब इतनी तनख्वाह लेते हैं। अब उसकी कन्फर्मेशन क्या है? उसकी कन्फर्मेशन एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो जब आप टैक्स पे करते हैं और उसके मुताबिक करते हैं तो एक नॉलेज हो जाता है कि वाकई आपकी सैलरी भी ठीक है, और एक आप एक अच्छे शहरी होने के नाते आप उस मुल्क को टैक्स भी पे कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग दुकानदार हैं या सैलरी पेशा है जो टैक्स नेट में नहीं आते, वो वीज़ा ये नहीं है कि वो वीज़ा नहीं लगवा सकते, उसको मेंशन करना पड़ता है चीज़ों को। हाँ। उनकी चीज़ों बताना। कई लोग कहते हैं कि शायद एक्सक्यूज़ मी, आपको भी बड़ा एक्सपीरियंस हुआ इन चीज़ों का लोगों के साथ बातें करते हुए जी। कि मैंने पहले भी कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप जा सकते हो। जी। बात यह है कि आपने लॉफुली इस फॉर्म को फुलफिल करना है। जी, जी। किसी भी कंट्री का है। जी। अगर उसको आप फुलफिल करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, जी। तो आप कुछ भी करते हैं, आप एलिजिबल हैं। जैसे छोटी कंट्रीज हैं। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जी। यूके के लिए लोग समझते हैं टैक्स डॉक्यूमेंट बड़े जरूरी हैं यूके विजिट वीजा के लिए, इवन वो रिक्वायर नहीं करता है। अच्छा, नहीं करता। उसके बगैर भी हो सही। जाता है, जैसे लेकिन अगर कर दें तो अच्छा जी, होता है। साकिब साहब, जैसे छोटी कंट्रीज हैं, दुबई आप उम्रे के लिए जाते हैं या थाईलैंड, उसमें आपको इतने वो टैक्स पेयर वो डॉक्यूमेंट की नहीं देखिए, रिक्वायरमेंट। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अभी मैं अपने सारे दोस्तों को बताता हूँ, ऑल्दो कि मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि हमारे कुछ एम्बेसी ऑफिशियल्स भी इसको सुन रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है कि जो कंट्री है ना चार, जैसे USA, UK, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत डॉक्यूमेंटेड कंट्री है। ये बेस करते हैं आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे, तो इसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें आपने कोई फौजरी, कोई गलत बयानी, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। तमाम उम्र के लिए आप कहीं भी नहीं जा सकेंगे। सही। तो पहली बात तो ये क्लियर कर दूं, अगर आप देखें नहीं टैक्स पे करें तो मत क्या मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। आपकी इनकम 10,000 है, आप 10,000 शो करें, उसी के ऊपर आप ट्रूली कभी आप फौजरी या कोई जिसे कहते हैं ना किसी किस्म की आप इसमें फिक्टिशियस चीज़ नहीं करनी। हाँ, ओरिजिनल बेस करना है। सही। साकिब साहब, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है ये 4-5 लोगों के अगेन मिलके एक क्वेश्चन है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे। ये पहले भी मुझे क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते थे कि अगर मैं एप्लीकेशन बनाते हुए कोई गलती कर बैठता हूँ और वो मिस्टेक से मैं अपनी कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे देता हूँ, क्या ये कॉज बनेगा मेरा वीज़ा रिजेक्शन होने का? जी बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल, आपकी कॉज बनता है रिफ्यूज़ होने का। और दूसरी एक मैं बताऊँ, अगर आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं या आपके नॉलेज में नहीं, गलती से आपसे हो जाता है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जिसे आप कहते हैं ना हाइड इन्फॉर्मेशन का एक इनका चार्ज है, उसमें ब्लैक लिस्ट भी कर देती है एम्बेसी। बिल्कुल। मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया था, नाम बहुत बड़ा, मैं अपनी सीक्रेसी लीक नहीं करता अपने क्लाइंट्स की, तो उन्हें पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि सर ये मेरा रिफ्यूज़ल की रीज़न बताएं, तो मैंने देखा उनका लेटर, मैंने कहा आपने कोई हाइड इन्फॉर्मेशन की? कहता नहीं मैंने तो कोई नहीं की। तो मैंने जब चेक किया तो उन्होंने पूछा था कि एवर यू बीन, कभी आप रिफ्यूज़ हुए हैं? सॉरी, ये उर्दू में बात कर लेता हूँ ताकि जो आप कभी 10 सालों में रिफ्यूज़ हुए हैं? उन्होंने कहा नहीं हुआ, लेकिन वो हुए थे। अच्छा। तो इस बेस पे उन्होंने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में डाल दिया। ठीक। अब उनका फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में, और उसमें टाइम कितना लग जाता है सर? उसमें साल भी लग जाता है, एज पर लोड है सर। अच्छा। हाँ जी, वो तो उसमें आप ये जल्दबाजी नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहता हूँ, अगर किसी से कोई गलती हो गई है या वो ब्लैक लिस्ट हो गए या उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में चला गया है, तो मेरा ख्याल है उन्हें खुद नहीं एक्टिविटी करनी चाहिए, उन्हें फिर किसी लॉयर या इमिग्रेशन लॉयर या कंसल्टेंट की जरूरत है। सही प्रॉपर चैनल से। लेकिन ये नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है जी। हमें उन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा एम्बेसी को। सही। कि भाई ये क्यों हैपेंड हुई है, क्यों मिस्टेक हुई है। तो साकिब साहब, एक ये सवाल हमारे पास, ये हमारे भाई हैं, ये पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं US का वीज़ा अप्लाई करता हूँ और अपॉइंटमेंट, जैसे आप सबको पता है कि साल 1.5 साल की अपॉइंटमेंट जा रही है, इस 1 साल के अंदर अगर वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं या कोई एमरजेंसी आ जाती है, वो इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाते, तो क्या ये नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई करेंगे उनको अफेक्ट करेगा वीज़ा के ऊपर? नहीं, बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास जब तक आपका वीज़ा प्रोसेस में है,
ठीक है ना, और आप उसकी अटैम्प्ट कर नहीं लेते और उनका कोई डिसीजन पॉजिटिव और नेगेटिव आ नहीं जाता, आप उसके हो रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, नहीं बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। आप दोबारा अप्लाई करें, उन्हीं ग्राउंड पे भी कर सकते हैं और ग्राउंड चेंज और एम्बेसी में इसके ऊपर सवाल होता है कि आपने अप्लाई किया था, नहीं थे? देखिए बात ये है कि एम्बेसी में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है जी जी, और अपॉइंटमेंट का मकसद ये है कि दो तरह की, अगर तो इंटरव्यू कॉल आई है देन माइट दे आस्क, और द अदर वन कि अगर उनका ये एएफएस जो इनका अदारा है जैलिस वाला, अगर इधर वो डॉक्यूमेंटेशन जमा कराने की अपॉइंटमेंट है तो वो फिर नहीं है, फिर कोई मसले वाली बात इशू नहीं। एम्बेसी में पूछेंगे भी तो आपने एक लॉजिकल रीजन देनी है, अवल तो वो मेरा नहीं ख्याल कभी पूछा किसी जी। लोगों ने ये डिफरेंट तरीके से सवाल किए हुए थे जिसको मैंने एक तरीके में मर्ज किया है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो ना वीज़ाज लगवाई जाते हैं लेकिन ट्रैवल नहीं करते। एक भाई ने ये पूछा हुआ था कि मैंने ना 5-6 वीज़ाज लगवा लिए लेकिन ट्रैवल नहीं किया, अब मैं यूएस के लिए अप्लाई करने लगा हूँ, तो ये उसको अफेक्ट करेगा ये नहीं? सर बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। लोग वीज़ा लगवा लेते हैं, ट्रैवल नहीं करते, सर ये नेगेटिविटी में जाता है। ठीक, आप अव्वल तो किसी मुल्क का वीज़ा लगवाना है ना तो आप ट्रैवल ज़रूर करें, ठीक है। आप वहाँ ट्रैवल नहीं करते और अगली तरफ क्वेश्चन बनता है एम्बेसी नेक्स्ट टाइम जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, मे बी वो इसको आपको कंसीडर ना करें, और अगर करेंगे भी तो आपसे क्वेश्चन जरूर करेंगे कि आपने पहले ट्रैवल क्यों नहीं किया। वो आपको एक लॉजिकल रीज़न भी देनी पड़ सकती है उसकी। सही, तो मेरा ख्याल है कि ये प्रैक्टिस ना ही करें, इसका फ़ायदा कोई नहीं होता। अगर आपने वीज़ा लगा आप जाएँ ज़रूर, क्योंकि मतलब एक कंट्री है, आपने वीज़ा लिया, आपने उसको लॉजिक दी है कि मेरी वहाँ पे कोई मैं सेमिनार अटेंड करने जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, और आप जाते नहीं तो क्या क्वेश्चन नहीं बनता भाई आपकी तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल, तो आप गए क्यों नहीं? क्यों वो एक है, सम वीज़ाज में नहीं पूछते लेकिन सब में वो मेरे भाई मेरी सिस्टर्स जो है वो क्वेश्चन करते हैं हमारी ज़ीरो ट्रैवल हिस्ट्री हो तो क्या मैं यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा का वीज़ा हम ले सकते हैं? जी थैंक यू जी फॉर आस्किंग। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेजॉरिटी के लोगों का ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसमें बताता चलूँ जी, देखें वीज़ा जब भी इंसान ने लेना होता है उसका पहला कोई ना कोई तो वीज़ा लगता है, हाँ, उसके बाद ही उसकी स्टेप बाय स्टेप है ना। तो जो फर्स्ट वीज़ा वो तो लगना है जी। तो बात सिर्फ इतनी सी कि आपको मैंने हर अपनी पिछली वीडियो में इसमें ही मैं बता चुका हूँ, आपने अपने सिंसियर रहना है। आपने जिस कॉन्सुलेट का, एम्बेसी का, जिस कंट्री का आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, उस कंट्री की जो उनकी जो नीड्स हैं, बेसिक उनकी जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का, क्या एलिजिबल हैं कि नहीं, या उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर तो आप वो पूरी करते हैं तो आपकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मसला, वो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। वो आप कहते नहीं मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, आप कहते हैं जी कि मैं सैर करने जा रहा हूँ, वो आपसे कहेंगे यार आपके मुल्क में मरिया चले जाओ, स्वाद चले जाओ, इंडिया वालों से कहें कश्मीर चले जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह के वो, लेकिन ये को आप लॉजिकल उन्हें बता सकते हैं, हाँ, कोई इतना इशू नहीं है। और फिर साकिब साहब ये भी मैटर करता है कि आपकी बैकग्राउंड कितनी स्ट्रॉन्ग है। कई लोग हैं जो माशाल्लाह बड़े वेल सेटल्ड हैं, उनके लिए भी ये इशू आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सेटल, मैंने आपसे कहा बाय लॉज जितने इनकी एम्बेसी कॉन्सुलेट्स हैं किसी भी मुल्क की, वो रूल एंड रेगुलेशन, उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है जी कि इस पे जो अहल है उन्हें वीज़ा देंगे, इस पे जो नहीं आते उन्हें नहीं देंगे। सही। अब उसमें अहलियत का मेयार उनका जो है हर एम्बेसी का एक अपना मेयार है, ठीक है ना। तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप जॉब करते हैं, आप छोटा बिजनेस करते हैं और आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी आती, पहली बात तो ये है। हाँ, मेन लोग प्रॉब्लम होती है, मैंने आपसे पहले बताया था, आपने उनको जो बताना है कॉन्सुलेट को एम्बेसी वीज़े से पहले भी ये बताना है कि आपकी फाइनेंशियल्स जो हैं, यानी कि मैं अब उर्दू में समझाऊँ ताकि समझे कि आप लोग कितना कमाते हैं और आप क्या खराजात क्या हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपकी जो टाइज हैं वो सोशल टाइज कितनी स्ट्रॉन्ग है। सोशल टाइज जैसे कोई आप किसी क्लब के मेंबर हैं जी, आप जिम खाना के, लायंस क्लब के, रोटरी क्लब के, या कोई आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो आप करनी है, प्रॉपर्टी हो, ये चीज़ें ये ऑब्वियसली फिर ये फाइनेंशियल में आ जाएगा, फाइनेंशियल में आएगा। आपके पास बिजनेस है, क्या करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, अब साइड इनकम में प्रॉपर्टीज कितनी है, आपके एसेट्स क्या हैं, तो ये सॉलिड कर। लेकिन आप ये कहें कि मैं ये जस्टिफाई फिर डॉक्यूमेंट्स में ना कर सकूं तो फिर वो आपको नहीं देंगे। आपको ये चीज़ें जो भी आपके एसेट्स हैं वो आपने बताने, और अगर नहीं भी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने, मैंने कहा ना, डॉक्यूमेंट 3 चीज़ें आपने प्रूव करनी है। एक, आपकी इकोनॉमिकल टाइज जी, आप कमाते कैसे हैं, क्या खर्चा है। दूसरा, आपकी सोशल टाइज, ठीक है। तीसरा, आपकी अपनी फैमिली की जो टाइज हैं, जैसे आपकी मिसेज यहाँ पे हैं, उनके बच्चे हैं स्कूल गोएंगे, ये बताते हैं, ये चीज़ें बताती हैं कि यार आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल भी ठीक है, सोशल भी ठीक है, फैमिली भी ठीक है, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे विजिट करके वापस आएंगे। सही, ठीक है ना। वो कुछ इस तरह के मामला होते हैं।
बहरहाल ये अच्छा क्वेश्चन है, लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं मैं कहूँगा कि या मेरा कभी मैसेज ना लोगों को जाए कि जो लोग कम कमाते हैं वो बाहर नहीं जा सकते, ये बिल्कुल ये गलत ऐसे है। नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है जी, लेकिन हर कोई जा सकता हर कोई जा सकता है जी, एवरीबॉडी कैन हैव राइट जी। टू विजिट, अल्लाह ताला की ज़मीन है, बेशक, सब जाए। बेशक। लेकिन ये है कि आप एम्बेसी को जो है ना, जो कॉन्सुलेट है उसको आप सेटिस्फाई करें डॉक्यूमेंटेशन। सही। एक सवाल हमारे भाई हैं यूएसए से, ये क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक इन्होंने अपनी फैमिली को, मिसेस को, बच्चों को स्पॉन्सर करना है। ये कहते हैं कि क्या ये CR1 कैटेगरी जो है, मैं ज़रूरी है कि यूएस के अंदर बैठ के अप्लाई करूं कि इंस्टेड ऑफ मैं बाहर से भी अपनी कंट्री से भी करूं? जी थैंक यू वेरी मच जी यूएसए वाले भाई का। यूएसए में जो अगर तो वो सिटीज़न है, पहली बात। नंबर 2, वो $25,000 पर एनम कमाते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी फैमिली को, अपनी स्पाउस को फर्स्ट किन जो है उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और एक ही बात ये कि CR1 कैटेगरी होती है, ये आपका ग्रीन कार्ड बेस ही प्रोग्राम है। आपके सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि आप जब अपनी स्पाउस को या ग्रीन कार्ड के लिए या उनकी परमानेंट वहाँ के लिए करते हैं अप्लाई, तो उसमें सबसे पहले आपका जो है इसमें CR1 कैटेगरी में अप्लाई किया जाता है। लेकिन इसमें कई और भी चीज़ें हैं कि कुछ लोग उसको अपना फैंसी डिक्लेयर करके फैमिली अपनी शादी रजिस्टर्ड यूएस में करवाते हैं। लेकिन CR1 कैटेगरी को आप किसी भी कंट्री से कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपकी मिसेस पाकिस्तान में है, इंडिया में है या बांग्लादेश में, कहीं भी है, मुझे तो नहीं पता बहरहाल, तो आप उनका अप्लाई उसी कंट्री से भी कर सकते हैं। उस कॉन्सुलेट में आपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी CR1 कैटेगरी की, तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई हैं ये यूके के हवाले से सवाल करते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि यूके इनोवेटर वीज़ा क्या होता है? हाँ ये देखें ना, ये जी यूके का इनोवेटर फाउंडर कैटेगरी वीज़ा। ठीक है। अच्छा, ये अब इनोवेटर से तो आपको समझ होगा कोई ऐसा बंदा कोई इन्वेंशन कर रहा है बिल्कुल, कोई साइंसदान टाइप आ गया ना। बिल्कुल तो बस ही इसका आंसर है सर। वेरी नाइस। अगर आपके अंदर कोई स्पेशल स्किल्स एबिलिटी है, कोई स्पेशल स्किल्स है, ठीक है, आपको साइंटिस्ट है, ठीक है, या आप साइंटिस्ट नहीं भी है तो आप फैम बात होगी ना, ठीक, आपको बिजनेस में ऐसे यूनिक एक रिसोर्स रखते हैं, आइडिया रखते हैं, ठीक है, उसमें कोई इनोवेशन ला सकते हैं, ठीक, जिससे कि यूके की गवर्नमेंट को फायदा पहुंचे, जी, यस आप इसमें इनोवेटर फाउंडर कैटेगरी आप कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक, लेकिन होना चाहिए कि स्पेशलिटी होनी चाहिए, ठीक, नॉट कि आप एक ऑर्डिनरी लोग हैं और आप अप्लाई करें तो वो इनोवेटर फाउंडर में नहीं होता। क्लास है, आप उसमें आपने कोई PhD की कोई स्पेशल कैटेगरी में, जी, आपको साइंटिस्ट है वो हो सकता है, आपकी इनोवेशन IT पे वो हो सकता है, किसी भी चीज़, हाँ जी किसी में आपकी इनोवेशन होनी चाहिए, चाहे वो आपकी इस पे हो जाए, बॉटनी में हो जाए, किसी में हो जाए, मतलब ठीक। इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है। ये लोग अक्सर कहते हैं कि जी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, अगेन जो है मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ, उसने 2-3 सवाल करके मुझे रिजेक्ट कर दिया है। अब एक भाई हैं ये जैसे कहते हैं कि मेरे पास जब मैं गया तो 6-7 मुल्कों के वीज़ा से, जिसमें एक अच्छा वीज़ा भी है, स्ट्रॉन्ग वीज़ा है, फिर भी वो कहते हैं मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, क्यों, क्या वजह हो सकती है? देखिए जी, आप जब आप जाते हैं ना वीज़ा के लिए और आपका इंटरव्यू कॉल होता है, इंटरव्यू पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो कभी भी आउट ऑफ जो आपने फिल किया फॉर्म उससे कभी बात नहीं करते, ठीक, उसी पे रहते हैं। ठीक। दूसरी बात ये है कि मैं अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ये कहूँगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आप उतना आंसर दिया करें जितना वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछता है। ठीक। मैं मिसाल देता हूँ आपको, वो ये पूछता है कि आप 10 सालों में आपने कोई ट्रैवल किया या आप इससे पहले कहीं गए हैं? जी। आप कहें यस, दैट्स इट, ये आंसर है। ठीक। अगर आप कहते हैं जी मैं यहाँ से गया था, अमेरिका भी गया, सऊदीया भी गया, मैं ईरान भी गया, जी, तो वो माइट भी आके जी ईरान क्या करने गए थे आप? हाँ, डिटेल में नहीं, ठीक है। आप कहते नहीं मैं ईरान सैर करने गया था, हाँ, तो कहते तो फिर अमेरिका के करने, मतलब वो उसमें इतनी कंफ्यूजन डाल के फिर आपसे कहते हैं जी आप वहाँ पे रहे थे, तो आपका वहाँ जाने का पर्पस क्या था? जी। तो उसमें ये होता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है, जी, तो कंफ्यूजन का फायदा उठा के वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज कर सकता है। तो मैं यही कहूँगा जो टू द पॉइंट मुख्तसर जवाब दिया, हमेशा याद रखें, मेरे जितने व्यूअर इंटरव्यू में जब भी जाएं, जितना वो सवाल करते हैं उतना ही जवाब दें, अपने पास से उसकी डिटेल ना बताएं। ठीक। कि अगर आपसे कहते हैं कि आप बिजनेस करते हैं, आप कहें यस, ठीक। ये ना कहें जी मैं बिजनेस भी करता हूँ, मुझे रेंटल इनकम भी आती है, मेरे अब्बा जी की दुकानें उधर से भी पैसे आते हैं, वो फिर सारा आपको ब्रीफ करना पड़ेगा ना, वो रिसोर्स बतानी पड़ेगी, उसके डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे, उसकी टैक्सेशन शो करनी पड़ेगी, तो फिर वो रिफ्यूज ही करेंगे। रिफ्यूज करेंगे। अगर आप ईरान गए हैं
पहले जी। क्वेश्चन मैंने बताया, ईरान गए तो ईरान की डिटेल मांगेंगे ना, हाँ। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ पे ज़ायरीन जाते हैं ज़ायरीन ज़्यादा। जाते तो ये चीज़ों का ख्याल रखें, जितना सवाल हो उतना ही जवाब दें। जी जी। जी, ये रीज़न होती है रिफ्यूज़ल की। ठीक। एक और सवाल जो है ना, ये अमेरिका से हमारे भाई हैं, ये मैरिड हैं, ये अपनी ना मिसेस को बुलाना चाह रहे हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं। तो इनके जो अटॉर्नी है ना, वो उधर उनको कह रहे हैं कि आपका मैं फियांसी का वीज़ा लगाता हूँ, करवाता हूँ पहले तो, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं तो मैरिड हूँ, मेरे पास मैरिड सर्टिफिकेट सब कुछ है, वो क्या इसका हल है, मैं क्या करूँ? अहमद भाई, ये बहुत ज़्यादा जो है ना इश्यूज़ हैं जी। कि लोग क्या करते हैं कि टाइम की वजह से, कि टाइम ऑक्यूपेंसी कम से कम हो, कम जी। टाइम में अपनी बीवी को वहाँ बुला सकें। जी। कुछ लोग विजिट वीज़े पे ले जाते हैं, ठीक जी, है ना, B1 B2 और पे। कुछ जो है ना उसको फिर ऐसा करते हैं, फैंसी वीज़ा जो के कैटेगरी में गालबन हाँ, आता है, K1 जी। उसका CR कैटेगरी में कराने की बजाय के कैटेगरी में करवा के उन्हें ठीक लेके है। जाते हैं, जो कि मैं नहीं समझता बेहतर है। अच्छा, नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखें, और लोग क्या करते हैं, अमेरिका से अप्लाई करते हैं अपनी बीवी का वीज़ा ना, आप वहीं बैठ के ले। जी। इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप वहाँ पे जॉब करते हैं, जी। $25,000 पर एनम कमाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी मिसेस को स्पॉन्सर आप करते हैं eligible CR1 हैं। कैटेगरी में। Very good। यानी कि आपकी वाइफ वहाँ जाएगी, उनको CR1 कैटेगरी के तहत उनको ग्रीन कार्ड मिलेगा, जी। और वो वहाँ आपके साथ वहाँ की परमानेंट है, फिर एज प्रोसीजर उनको वहाँ के सिटीजन मिल जाएगी, जो उनका तरीका है। ईजी तरीका। तो जो K1 पे लेके जाते हैं, जो फैंसी वीज़े पे लेके जाते हैं, वो ये करते हैं, वो यहाँ से ले जाने के बाद अपनी मैरिज को वहाँ रजिस्टर्ड करवा के, तो अगला यही CR1 प्रोसीजर वहाँ से फिर करवाते हैं। ओके, ओके, तो ओके, उन्होंने ओके। डबल खर्चा करना है। हाँ। एक पहले वो वकील को देंगे पैसे वहाँ से उसका फैंसी वीज़े के लिए के जी, कैटेगरी में, जी। फिर वो वहाँ पहुँचने के बाद उसको CR कैटेगरी में करने कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर है कि देखिए ना, सबसे पहले इसका प्रोसीजर लोगों को नहीं पता। सबसे पहले I-130 पिटीशन जो है फाइल की जाती है। ठीक है। उसमें वो देखते हैं कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ वो $25,000 या इससे ज़्यादा कमाता है। जी। वन। दूसरा, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन दी होती हैं, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करते हैं कि ये मैरिज सर्टिफिकेट, इनकी पिक्चर्स, वीडियोस, जो भी वो मांग, ये सारी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी फौजरी तो नहीं है, कोई फेक तो नहीं है। फेक चीज़ तो नहीं है। वो सर करने के बाद उनकी अगली चीज़ आती है, USC फाइल करना होता है, जी। उसके बाद मेडिकल होता है। जी। मेडिकल करने के बाद आपका CR1 का वो केस जो है फाइल हो जाता है। जी। फिर वो एक टाइम पे हो जाता है। वो कहीं से भी कर सकते हैं। आप लोगों के साथ मिसकंसेप्शन है कि जी सिर्फ अमेरिका से हो सकता है, नहीं, वो अगर आपकी बीवी पाकिस्तान बैठी, इंडिया बैठी, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। साकिब साहब, आखिरी जो क्वेश्चन तो अभी ख़त्म नहीं हुए, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक दोबारा आपसे फिर प्लीज़ टाइम लेंगे। अभी क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही है, तो कुछ मैं फ़िल्टर करके लाया था। तो एक आपने उस दिन बात की थी कि 60 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मुझे काफ़ी व्हाट्सएप पे भी, यूट्यूब पे भी उसमें लोगों के क्वेश्चन आए हैं। प्लीज़ उसके ऊपर अब आप लोगों को बता दें वो क्या बात थी। अच्छा जी, मैंने ये नहीं कहा था कि आप 60 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने कहा था आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल आप 60 कंट्री में से कहीं भी जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है। अब वो कौन लोग एलिजिबल हैं? जी। एवरीबॉडी का मतलब ये है कि मेजॉरिटी, देखें आजकल गैजेट का दौर है। जी। अब देखें, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, जी। लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं, बिल्कुल। यूट्यूबर्स हैं जी। और फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। जी। किसी भी ऐसे ज़रिए से जो कि डिजिटल रिसोर्स हो, जी। जिससे आपको रेमिटेंस आ रही हो डिजिटल तरीके से, यानी कि आपको फॉरेन रेमिटेंस आ रही है। ठीक है। तो एक आजकल वर्ल्ड वाइड 60 कंट्रीज, बल्कि अब तो 61 शायद हो गई हो, जी। टर्की ने भी अनाउंस कर दिया आज। ठीक है। उसको कहते हैं डिजिटल नोमैड। नोमैड। ठीक है। नोमैड का अगर मेरे नाजरीन सुन रहे हैं, तो नोमैड का मतलब है खाना बदोश, जो जी। डिजिटल खाना बदोश है, जी। जिनके पास रिमोट इनकम आती हो। ठीक। अब रिमोट इनकम क्या है कि जैसे ऑनलाइन आप जो जी। YouTube पैसे जी, देता है, बिल्कुल। वो रिमोट इनकम ये है। रिमोट इनकम है। और ठीक है। ऐसे जो भी लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जी। रिमोट इनकम आ रही है उनको। ओके, ओके, वो ओके, इनकम वाले ठीक। लोग एलिजिबल हैं डिजिटल नोमैड वीजे के लिए। ठीक। तो और जो मेरे हाँ जी। और साकिब साहब, क्या इसमें मंथली ब्रैकेट क्या है, कितने आपको ईयरली या मंथली देखिए, ब्रैकेट है? इसमें बेशुमार कंट्रीज हैं। मतलब अगर जी। मैं नाम लेने लगूं तो एक वीडियो एक और बनानी पड़ेगी। ठीक है ना। इसमें कनाडा भी फ्रीलांस कैटेगरी में इसको Very कर रहा good। है, जी। इसमें जापान कर रहा है, जी। इसमें आपका नॉर्वे कर रहा है, हंगरी जी। कर रहा है, पोलैंड कर रहा है, माल्टा कर रहा है, Very ग्रीस nice। कर रहा है, मतलब मल्टीपल कंट्री, ठीक। साउथ अफ्रीका कर रहा है, ठीक। और छोटे यूरोपियन कंट्री जो है वो कर रहे हैं सारे। ठीक। अब आप बताओ, हर कंट्री का एक डिफरेंट क्राइटेरिया है। ठीक। क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो डिजिटल नोमैड का, ठीक है। कि आपको एक सस्टेनेबल इनकम आनी चाहिए। ठीक है। अब मुख्तलिफ कंट्री की वो इनकम का क्राइटेरिया डिफरेंट है। ठीक। कोई कहता है कि आपने, फर्ज करें मैं मिसाल दे रहा हूँ,
किसी कंट्री ने कहा जी 2000 पर मंथ जो कमाता है $2000, ठीक है, वो एलिजिबल है, ठीक। सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है। कोई कहता है $3000। ओके। अब दुबई जो है जी। वो $5000 को गोल्डन वीजा देता है, वो भी डिजिटल नोमैड है। ओके 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 वो डिजिटल नोमैड में भी यही करते हैं। ठीक है, ठीक। इसी तरह जापान है, मेरा ख्याल 10 मिलियन यन वाले जो पर एनम कमाते हैं जी साल का, जो 10 मिलियन यन जी। उनको वोट दे देता है। इसमें ये फायदा है कि आपको पूरी फैमिली को टीआरसी और टूवर्ड सिटीजनशिप है, उसमें जा सकते हैं सर मैं कहता हूँ Very कि nice. इससे खूबसूरत वर्ल्ड में कोई वीज़ा नहीं निकला होगा। Very good, very लेकिन good. क्योंकि बहुत नई चीज़ है जी। अभी लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन जी। अब मेरी इस वीडियो के बाद जी। मेरा ख्याल है लोग इसको गूगल पे सर्च करेंगे जी। कि आया जो मैंने कहा है वो सही है कि नहीं। तो डिजिटल नोमैड वीज़े की डिटेल आप खुद भी चेक कर सकते सही। हैं। मुख्तलिफ मुल्क हैं, 60 कंट्रीज 61 के करीब Very good, जो very ये good. ऑफर कर रहे हैं। जी। और इस सिलसिले में आपसे जो कोई रब्ता करेगा, किसी को कोई मुश्किल हो तो यस हम इसको कर रहे हैं Very प्रोसेस। good, very good. और पाकिस्तान से नहीं, कहीं से भी कोई करना चाहता है तो आपसे दुनिया में रब्ता कहीं भी बैठ के। करें। जी जी, आपसे रब्ता करें, कोई हमारी इसमें इसका मेरा ख्याल है इसके ऊपर साकिब साहब आपसे फिर टाइम लेके प्रॉपर डिस्कशन की जाए। मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, Very nice, क्योंकि इसमें very कंट्री nice. बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और हर कंट्री का डिफरेंट है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप सबको ये बता रहा हूँ, कोई कंट्री $2000 कहती है, और मेरा ख्याल है जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जो यूट्यूबर हैं, जो व्लॉगिंग करते हैं, फ्रीलांसर हैं, टिकटॉकर हैं, ठीक है, स्नैक है, कहीं से भी कोई इनकम कमाते हो किसी भी कंट्री की जो कि रिक्वायरमेंट है, मुख्तलिफ कंट्री की मुख्तलिफ है, तो वो एलिजिबल है, वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जा सकते हैं। हर कंट्री की अपनी एक क्राइटेरिया है कि इतनी इनकम आपकी होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, इसके साथ मुझे और साकिब साहब को इजाज़त दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।